नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा में इस बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जे.के. आबिद से, और साथ में हमारे साथ हैं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ज्योति आबिद भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद भी है कि आपने हमें चुना है इसके लिए। सर, ये तो काबिलियत और जो संघर्ष है आपका यहाँ तक पहुँचने का, वो एक वजह है इसके पीछे, और वही हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को और ख़ास तौर से उन युवाओं को भी, कि जब एक आदमी एक मुकाम हासिल करता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, वो संघर्ष होता है। क्योंकि एक कोई बड़ा मुकाम आसानी से मिलता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए कि आप किसी शॉर्टकट के रास्ते चले जाएंगे और वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे। तो वही आज आपसे जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि कहाँ से जो शुरुआत रही आपकी जर्नी की, जो निजी ज़िंदगी है उसके जुड़े हुए उसके कुछ ऐसे पहलू जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहें कि वहाँ ये संघर्ष शुरू हुआ था और आज यहाँ तक आप उसके साथ पहुँचे। राज जी, मैं एक छोटे से गांव जो अब जिला रेवाड़ी में पड़ता है, पीथलवास, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और बचपन हमारा जो आज का है उससे बहुत डिफरेंट है। गांव में एक कुल ही पूरे गांव में 3-4 हवेलियाँ होती थी, पक्के मकान यानी कि, और उसमें इकट्ठे ज्वाइंट परिवार रहते थे। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो वहाँ शुरुआत से ही चाहड़े में हम पूर के चारों तरफ बैठ जाते थे। बाजरे की चपाती पूर पे सिकाई करके खुरमल बोलते थे हम उसको, और साथ में दही, चने का साग, ऐसी चीज़ें बच्चों की शुरुआत वहाँ से होती थी। और बड़े साथ बैठे होते ताकि आग वाग में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारा आनंद जो है ना ग्रामीण टाइम का वहाँ पे लिया। और आग का बहुत डर लगता था, गर्मी में बहुत आग लगती थी, पूरा का पूरा गांव के मकान जल जाते थे। पर यह है कि वो माहौल इतना प्यारा था कि सीखने को वहाँ से बहुत चीज़ें मिलती थी। और शुरुआत में ही लोगों ने जैसे ज़मीन से जुड़े हुए मामले ज़्यादा होते थे तो मुझे भी तहसीलदार कहना शुरू कर दिया था। तो वो एक बड़े उनके अंदर मन था कि वो तहसीलदार बहुत बड़ा ऑफिसर जो है उस टाइम में माना जाता था। तो वहाँ से शुरुआत होते हुए खेती पिताजी करते थे, हमेशा साथ लेके जाते थे, और वो छोटे छोटे काम जो हमें सिखाते रहते थे। छोटे छोटे खेत में कोई काम है, झाड़ियाँ भी निकालनी है, ऐसे काम जो है ना हम करते हुए बड़े हुए। खेती का सारा तरीका हमने सीखा, और साथ में पेरेंट्स के साथ कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या काम, कौन सी फसल, किस समय कौन सा काम करना है। 6 भाई बहन थे हम, तो छोटी बहन बड़ी, मैं, हम सभी साथ करके ना बाकी सारे कामों में मदद करते थे। तो बिल्कुल ग्रामीण माहौल था, सब मिलजुल के रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि किस टाइम आज का दिन गुजरा, कैसे दूसरा। हर आस पड़ोस के सभी एक दूसरे को बड़े लगाव से। तो बदलाव लेकिन अब आया है ये। जो पहले आपसी मेल जोल था, प्यार प्रेम था, वो खैर कम हुआ है। कहीं ना कहीं लोग पैसे कमाने के लिए घरों से दूर, गांव से दूर निकले, तो उसमें कमी तो आई है। तो सर, ये जो ये जर्नी यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, तो शुरुआत में जब आप बढ़ रहे हैं, मन में आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज में जाना, तो ये कहाँ से मन में आया, कहाँ से? हमारे जो ग्रामीण उसमें क्षेत्र में जो जीवन था, उसमें जब मैं कोई 8 साल के आसपास था तो थोड़ा सा चेंज आया था। हम कुएं पर रहने लगे थे, गांव के पास ही कुआं था, हमारा खेत था, और पिताजी वहाँ काम करने चले जाते थे। बिजली शुरू शुरू में आई थी, ट्यूबवेल लगा था, और टीले वाले खेत थे, तो उस वजह से वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत होती थी मदद की। तो हम जब भी वहाँ जाते थे, वहाँ हमने अपना कच्चा मकान बनाया, फिर सरकंडे से छत बनाई, कच्चे घरों में रहते थे, वहाँ पे भी जो है ये था। तो वो फिर माहौल डिफरेंट टाइप का हो गया। वहाँ से स्कूल थोड़ी दूरी पे था, आधा किलोमीटर गाँव, रोज़ चले जाते थे, आकर के खेती का काम करने में लग जाते थे, मज़ा आता था। पास में जोहड़ था, नहाते थे, तैरना सीख गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है ना वहाँ माहौल के अंदर जो मिली। उसके बाद में जब स्कूल में जाने लगे, थोड़े से बड़े हुए, शुरू में डर लगता था, स्कूल में जाते दौड़ जाते थे, भाग जाते थे, टीचर कभी पिटाई ना करे। बाद में थोड़े से समझदार हुए, अच्छे टीचर्स आए, नए टीचर्स आए थे। एक्चुअल में हमारी पहली क्लास से आ गए थे, एक फ़कीर चंद जी थे हमारे टीचर प्राइमरी में, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा। देशराज जी थे जो पास के गाँव से थे, वो तब से हमने पढ़ना जो है ना शुरू किया। तब वो पूछने लगे कि कौन क्या बनेगा। पहले हमने सोचा टीचर बनते हैं, मास्टर जी कितने अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे आया कि फ़ौज में जाएंगे, 1-2 भाई चले गए थे फ़ौज में, फिर 6ठी 7वीं में चले गए पास के स्कूल में, गांव में, तब चीज़ें आने लगी। तो हमने सोचा कि ऑफिसर बनना चाहिए। पहले पुलिस का जो है ना ध्यान आया, फिर ये रहा कि
धीरे धीरे मन में आने लगा कि तहसीलदार कहते थे लोग, तहसीलदार वाला क्या होता है कैसे, तो सिविल सर्विसेज है वो भी स्टेट की है। फिर हमने जैसे ही मैट्रिक पास कर ली तो पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में गया, 2 साल रहे, मेडिकल किया कि डॉक्टर बनेंगे। फिर कुछ नंबर भी कम रहे और कुछ मन में ये आया कि हम इतना खर्च नहीं कर पाएंगे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए, पिताजी किसान हैं, इतना पैसा नहीं होगा, हालांकि उस टाइम 5-7 लाख का खर्चा होता था। और फिर ये आया कि नहीं साइड चेंज करते, फिर कहा कि नहीं बीएससी तो कर लेते, किशनलाल पब्लिक कॉलेज रेवाड़ी में आ गए, फिर वहाँ से बीएससी की। फिर यूनिवर्सिटी में जाने का तब तक थोड़ा सा जागरूक हो गए थे, भाई सर्विस तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अगर अच्छे नंबर लिए हैं तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। किसी ने कहा कि स्ट्रीम चेंज कर लो, साइंस में चलो कर भी जाओगे तब भी लेक्चर लगोगे, आर्ट्स में जाओगे साइंस जितनी अगर मेहनत कर लोगे। डॉक्टर केसी यादव हमारे गुरुजी होते थे, उनसे सीधे ही मेरी मुलाकात हुई एक बार, तो उन्होंने कहा हिस्ट्री में आ जाओ, तुम्हारा तो नाम हिस्ट्री के लायक है। बस आभीर से भी आभीर कहाँ जुगा दे, क्योंकि ये पहले किसी के साथ शायद लगा हुआ नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैंने फिर हिस्ट्री चेंज कर ली। और उसके बाद मतलब MA टॉप किया, MPhil टॉप किया, UGC पास किया, नेट और जो हमारी इसका JRF का होता है वो पास किया, स्कॉलरशिप मिला, फिर PhD में एडमिशन जो है ना हो गया। तो PhD करते करते मेरा A क्लास तहसीलदार में सिलेक्शन हो गया, हालांकि मैं उससे पहले लेक्चर लग चुका था पब्लिक कॉलेज में, वो अडोक पे था। अडोक पे लेक्चर लगने के बाद में तैयारी की वहाँ कॉलेज में, नाहड़ में भी था, मेरे गुरुजी का ही गांव था डॉक्टर केसी यादव का, वहाँ पढ़ाया, जंगल में था वो कॉलेज, और उसके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी का भी माहौल मिला, पढ़ाने का भी माहौल मिला। वहाँ से निकल के ना फिर A क्लास तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ। अब अडोक की अपॉइंटमेंट मेरी टीचर की थी, जो मैं कहता हूँ शुरुआत में जो है ना तहसीलदार का जो है ना लोग कहते थे, मेरा जो परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ वो A क्लास तहसीलदार में ही हुआ। IAS का मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तैयारी की, वो तैयारी काम पहले तो तहसीलदार वाला ज्वाइन कर लिया, नूह में रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे ना मेरे ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा था, और वहाँ से फ्री होकर के ना फिर A क्लास तहसीलदार से HCS प्रॉपर में तो 1 महीना ट्रेनिंग का लगभग बचा था, तो उसके बाद में जो है ना हमने ये दोबारा ज्वाइन कर लिया। तब से फिर जो है ना मतलब HCS में है तो मेन उसमें आगे स्टेट की सर्विसेज में। अब डॉक्टरेट पूरी हो गई, तो जो डॉक्टर बनना चाहते थे डॉक्टर भी बन गए, और आज IAS है, जो भी अपनी जर्नी थी HCS की पार करके IAS में भी आ गए। ये 2 चीज़ें थी जो लग रहा था पता नहीं पूरी होंगी नहीं होगी, पर वो हो गई। ये जर्नी किसान का परिवार से बच्चा, और वो भी जो कभी जिन्होंने पढ़ाई नहीं, किसान के बेटे ने जो ख्वाब देखे वो सारे भी पूरे भी कर लिए, ज़्यादा पहुंचते टीचर भी बने, तहसीलदार भी बने, और ये आप भी प्रोफेसर हैं, तो जो सर से मुलाकात हुई, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, और उसके बाद क्योंकि जिस तरह से जो एक स्वभाव है, जिस तरह का व्यक्तित्व है सर, बड़े मिलनसार है, घर में किस तरह का रहता है, क्योंकि बतौर गायस हो जाए इस बात में जिस तरह की जर्नी रही है, आज भी परिवार गांव का जो जुड़ाव है वो हमेशा दिखता मैं हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिसे मैं कहूँ, और एक पारिवारिक रिश्तेदार थे हमारे, जो इनके और हमारे दोनों के कॉमन रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से हमें मिलवाया गया था। तो आबिर साहब उस समय पे लेक्चरर थे एडहॉक पे, और इनका HCS वाला एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, और मैं एडहॉक पर लेक्चरर कहलाते थे, मैं भी एडहॉक पर ही लेक्चरर थी। जब हमारी मुलाकात हुई तो मिलने के लिए आए और बातचीत करने लगे कि देखो ऐसा है, मेरा गांव का परिवेश है, मैं गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन गांव के परिवेश से तो हमारी मतलब पहले वाली पीढ़ी, मेरे दादाजी और सब परिवार गांव में है। मेरे फादर जो हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और रिटायर हुए हैं बाहुल रीजनल सेंटर से एज डायरेक्टर। तो मेरी एजुकेशन शहर की रही, लेकिन गांव के परिवेश से मैं परिचित हमेशा से रही। तो मुझसे मिलने जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मेरा परिवेश और आपका परिवेश बहुत अलग है। दूसरी बात, मेरा परिवार पढ़ा लिखा कम है और आपका परिवार पढ़ा लिखा भी बहुत है। आपने डिसाइड करना है, मेरी नौकरी लेक्चरर की है और अभी HCS मेरा क्लियर हुआ है, लेकिन अभी पक्की नौकरी कोई भी नहीं है। आप भी लेक्चरर हो,
डिसाइड आपने भी करना है। ये कुछ बातें और कुछ शर्तें अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को जितनी ऑनेस्टी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ ये इन्होंने मुझे रखा, तो मैं खुद हैरान हुई कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सारी पिक्चर जिसको क्लियर है घर की, तो इससे बेहतर इंटेलिजेंट, समझदार, विवेकशील, बुद्धिमान व्यक्ति मुझे तो कोई लग ही नहीं सकता था। अगर इनका मेरे साथ रिश्ता, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो पति से पहले मेरे दोस्त हैं। हम सफ़र हैं, हर कष्ट को साथ झेलते हैं। अलग अलग परिवेश और परिवारों को हमारे डिफरेंट होने के बावजूद भी हम वो फ्यूजन करके मिलके बातचीत के साथ वो सॉल्यूशंस ढूंढते हुए, समाधान करते हुए एक तरीके से मिल करके चलते हैं। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नॉर्मली घर का रूटीन, क्योंकि आप भी वर्किंग है, सब तो है ही, और बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा जिला संभालना है, तो जब भी मौका मिलता है तो फिर मिलजुल के घर भी संभालते हो। किस तरह से बीतता है फिर वो जो वीकेंड्स होते हैं? जाहिर सी बात है वीकेंड्स पर ही मुलाकात होती होंगी। हाँ जी, हमारी पहली बार अब ये कह सकते हैं कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। परिस्थितियाँ इस तरह की अधिक रही कि आबिर साहब की पोस्टिंग अलग जगह पे और मुझे भी बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए एक जगह पे लंबा समय, मैंने हिसार में काफ़ी लंबा समय बिताया, तो वहाँ हम लोग मोस्टली वीकेंड्स पे ही मिलते थे, या परिवार के कोई भी फंक्शन हम करते हैं, घर पे जाते हैं। माता पिता का जो हमारा पैतृक घर है वो है पीथनवास में, तो वहाँ खेतों में हमारा घर बना हुआ है, तो हर त्यौहार, हर उत्सव हमने हर सेलिब्रेशन घर पे किया। बच्चों को उन रीति रिवाज परंपराओं के साथ अवगत कराने के लिए कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए गाँव की पृष्ठभूमि के साथ या अपनी जड़ों के साथ जोड़ के रखने के लिए, तो उनमें बच्चों को भी मतलब चाहे बाहर पढ़े हैं पर दे आर टू सिंपल, ऐसे ही सादगी के साथ जैसे उनके पिता हैं, लगभग इस तरीके से हमने कोशिश की कि उनके दादा को बिल्कुल ये ना लगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं बीच में देना चाहूँगी। दादाजी ने शुरुआत में, जैसे बच्चों ने इंग्लिश में गुड मॉर्निंग और शुरुआत की, तो दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी बोले, बेटा मेरी तो इनसे बात ही नहीं हो पाएगी, मैं तो इनकी कुछ भी नहीं समझूंगा। वो समय था जब मेरा पहला बच्चा 6 महीने का था और उसने बोलना शुरू किया था, तो मैंने भी यही कोशिश की कि इसको हम अपने परिवेश के साथ, अपनी भाषा के हिसाब से सारी चीज़ सिखानी है। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो जुड़े रहते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह से बातचीत करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है गांव में रहना भी। पिछले 1 साल कोरोना समय में जब उन्होंने घर से पढ़ाई शुरू की, घर पे ही रह करके काम करते थे। मैं और मेरे बच्चे 1.5 साल 1 साल हम लोग अपने घर पर गाँव में ही थे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जो चीज़ें हैं कि अपने संस्कार के साथ जुड़ाओ, अपने परिवार के साथ जुड़ाओ और उसको आगे जो बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगली पीढ़ी को जो ये सब देना है वो आप ही ने देना, और वो फिर आगे इसी तरह से बढ़ता है। तो परिवार की जो बात हो रही थी सर, तो बच्चे कितने बच्चे हैं, क्या कुछ कर रहे हो, उनके लिए क्या कुछ गोल सेट है भविष्य के? 2 बेटे हैं हमारे। बड़ा बेटा जो है वो 98 में उसका जन्म हुआ, और उसके बाद में वो जहाँ जहाँ हम रहे उसी हिसाब से हम जींद में रहे। हम जो है ना फिर इसके हिसार आ गए, जहाँ जैसा जैसा माहौल मिला उसी हिसाब से जो ना पड़ा। छोटा बेटा वो जींद में पैदा हुआ था। उसके बाद बच्चों का जो अपना लगाव था वो तो बढ़ा ही। हमारे घर के परिवार वाले ना सभी वो बहुत लगाव में बीच बीच में आते जाते रहना, हम गाँव में आते जाते रहना, ये लगा रहा। अब जो है ना जैसे जैसे बच्चे हिसार में, उनका काफ़ी लंबा टाइम जो है ना बीता। अब बड़े वाला बेटा जो है ना वो IIT खड़गपुर से फिजिक्स में जो है ना करके ना, और अब फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में PhD के लिए गया हुआ है। तो टीचर फेलोशिप प्लस PhD उसका दोनों का है। अभी कल वो 2 दिन पहले कैनरी आइलैंड पहुंचा है, उसकी वहाँ ऑब्जर्वेटरी है उसके हिसाब से। तो वो अपना IIT का करके ना फिजिक्स में उसने करना था और अब वहाँ पे PhD कर रहा है। ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। ये तो बल्कि एक तरह से राज्य और राष्ट्र के लिए भी बड़ी बात है कि बच्चा इस तरह से अपनी मेहनत से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे पहुँचा है। जो छोटे वाला बेटा है वो अशोका यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स कर रहा है हिस्ट्री से, और उसका इंटरेस्ट उसमें बहुत जो है रिसर्च की तरफ का है ज़्यादा, और अब फाइनल में है। अभी फ़िलहाल वो जयपुर में है। कुछ टाइम अभी ऑस्ट्रिया गया हुआ था, कुछ आर्कियोलॉजी में भी उसका इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो दोनों बच्चे अपने हिसाब से जो उन्होंने चुना
वो हमारी सर्विस में तो उनका ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसने सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया है। हालांकि वो मेडिकल करना चाहता था, फिर उसने कहा नहीं, फिर एक बार साइको के मम्मी के पास साइको था तो मुझे उस तरफ इंटरेस्ट है। लास्ट में उसने हिस्ट्री चूज़ किया और बहुत ही बेहतर तरीके से वो कर रहा है। उनके अपने जो भी प्रोफेसर्स हैं उनका वो बहुत प्यारा है और टाइम पे अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो बच्चों ने अपने हिसाब से जो चुना, हमने कभी बंधन नहीं लगाया, कभी उन्होंने फैसिलिटीज़ को ज़्यादा उसके हिसाब से नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वो अपने दादा के साथ गांव में जाते थे तो नहाते थे उनके साथ, पानी के पाइप, क्योंकि कुआं होता था, ट्यूबवेल है, तो वहाँ पे नहाते खेलते उनके साथ, मिट्टी में, रेत में, पता नहीं किस किस तरह से नेचुरल स्विमिंग पूल यस उनके रहे, घूमना, साइकिलिंग, ये वो अभी तक भी। अब जब बड़े थे तब तक भी जो ना, और जब भी जाते हैं तो पहले हमारे पास आने से पहले दादाजी से मिल के आएगा। फादर 90 की एज के हो गए, मदर 88 की हैं, तो वहाँ जाते हाँ उनको ध्यान रहता है कि बच्चे कहाँ हैं क्या हैं। मतलब बहुत ही लगाव, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि बच्चों को इस तरह से अपने दादा दादी से, अपने माहौल से लगाव है, पशु पक्षियों से। वो तगड़े फोटोग्राफर है, बड़ा आनंद लेते हैं उन चीज़ों में, एक एक चीज़ को बारीकी से जो है ना उसमें करने का। और बड़े वाला तो उसने हमारा कभी वैसा भी खर्च नहीं कराया, और छोटा भी बहुत मिनिमम जो है ना उसके ऊपर वो रहता है, क्योंकि उसके अपने स्कॉलरशिप और उसके ही में है वो, मतलब हमसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और ज्योति का तो मैं कहूँगा ठीक बात है, हम दोस्त ज़्यादा हैं, उसके बाद में पति पत्नी का धर्मपत्नी है, वो एक अलग रिश्ता है। पत्नी के रिश्ते की ये खूबसूरती होती है कि जो वो दोस्ती होती है, और वो दोस्ती जितनी अच्छी रहेगी वो पति पत्नी का संबंध जो है ना वो भी बहुत प्यारा बनता है, क्योंकि आप ना एक दूसरे से खुल जाते हैं, स्पष्ट रहते हैं, कहीं मन में कोई वो नहीं रहती, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने बखूबी जो है ना वो मान लिया था। जब हमारी शादी हुई थी तभी से उनको घूंघट नहीं, गांव के अंदर हमारे घूंघट का है, लेकिन उन्होंने उसका, बेटा मुझे घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपना बच्चा ऐसा चाहिए कि जैसे जो नेचुरल, ऐसा नहीं कि घूंघट में, क्योंकि वहाँ औरतें अदरवाइज झगड़े करती रहती हैं, तो घूंघट निकाल के गालियाँ निकलती हैं, तो उसकी बजाय मैं तो जो है ना चाहूँगा घूंघट नहीं निकाले मेरे बेटे उसके ऊपर। देखिए संस्कार तो सम्मान से आता है, आप सम्मान दे नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी परंपराओं को बस ढो रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो ये जर्नी है हमारी अफसरनामा की अभी लगातार जारी रहेगी। बतौर डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़ किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करना है ताकि इस क्षेत्र का जो है वो विकास हो सके, बेहतरी हो सके, वो भी हम आपको बताएंगे। अफसरनामा का सफ़र लगातार जारी है और हमारे साथ महेंद्रगढ़ जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर JK अबीर साहब हैं। सर, निजी ज़िंदगी के बारे में तो जाना, बतौर डिप्टी कमिश्नर बड़ी एक जिम्मेदारी है, और अगर महेंद्रगढ़ की बात करें, पानी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा, और उसको लेकर आप लगातार काम भी कर रहे हैं। जी, पानी का यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है महेंद्रगढ़ में, फसलों के लिए भी, पीने के लिए। और जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी डिप्टी कमिश्नर की, तो मुझे बड़ी चिंता थी कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। तो 1 जून 2022 को हमने मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल के नाम से एक शुरुआत की, पहल की, और वो बहुत जल्दी ही जो है एक तरह से जन आंदोलन बन गया। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एक सेमिनार किया और जल पुरुष राजेंद्र जी को बुलाया था, और उसमें NCC NSS के बच्चे जो है ना कॉलेज से शामिल हुए थे, और बड़े ध्यान से उन्होंने ये चीज़ें सुनी थी। तो लोग धीरे धीरे उसके साथ इतनी तेज़ी से जुड़ गए। हमारा प्रयास था कि सरकारी प्रयासों से अलग आम आदमी इस पानी के लेवल को बढ़ाने में, पानी को बचाने में क्या मदद कर सकता है। एक कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। लोगों में जागृति भी आएगी और जल के प्रति लोग संजीदा भी होंगे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने 3 महीने में जिस व्यक्ति को जहाँ मौका मिला, छोटी छोटी तलैया बनाई उन्होंने, और बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। हमने एक भी बारिश को बेकार नहीं जाने दिया, साथ में पेड़ लगाए, और जब उसकी तलैया भरी तो सेल्फी ली। बच्चों ने गौरव महसूस किया, नौजवानों ने काम करते हुए, कि ये तलैया मैंने बनाई थी, देखो सर ये पानी की भर गई है। उसका फ़ोटो लेकर हमें भेजते थे, तो सेल्फी लेकर के। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में चला, और 6 लाख के आसपास पौधे बच्चों ने लगाए, और हमने उसके अंदर सभी विभागों ने, पंचायतों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हमारा जो औषधि वाले जो है ना डिपार्टमेंट है, मतलब अपना सिविल हॉस्पिटल, हमारे दूसरे जितने भी इसके भाग थे, उन सब ने
उन्होंने 2 बाई 2 बाई 2 फीट के गहरे गड्ढे उनमें पौधे लगाए। तो उसके कारण 15 बार बारिश हुई कम से कम अब की बार नारनौल में, और हमने अंदाज़ा लगाया कि 10 करोड़ लीटर पानी एक बारिश में हमने इतने गड्ढे कर लिए थे कि हम बचा सकते थे, जो मिनिमम जो है ना वो है। और इस तरह से 1 अरब लीटर पानी हमने बचाया और उसको ज़मीन में जाने दिया, जहाँ पानी था वहीं रोका। तो एक बहुत बड़ी सफलता, और लोगों को ये लगा कि सच में ये एक बहुत बड़ा काम है। तो जहाँ सरकारी प्रयास नहर से, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना इस ज़िले के लिए पानी की काफ़ी जो है ना जब भी एक्स्ट्रा बचता है इस तरफ भिजवाने की उसमें रहते हैं, कोशिश रहती है सरकार की। हम कुछ बांध भी बना रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, और स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी हम जो है ना यहाँ पे लागू कर रहे हैं। इन सब का असर ये है कि, और नदियाँ जो थी हमारी कृष्णावती और जो है ना, इनके अंदर हम पानी छोड़ रहे हैं, दोहान, तो उससे नहर का पानी छूटने से उसका जलस्तर बढ़ रहा है। कई गाँवों में 60-60 फीट 80-80 फीट का पानी का परिवर्तन आया है। लोग जागरूक हुए, और अब जो बारिश में उसके बाद तो लोगों में ऐसा जोश है कि पता नहीं पानी कितना और ऊपर है। पानी न केवल जीवन के लिए, विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पानी भरपूर रहेगा तो बाकी जो दिक्कतें परेशानी है वो भी कम होगी। महेंद्रगढ़ जिले का इतिहास भी बहुत बड़ा है, इतिहास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है ये जिला, और बहुत सारी ऐसी धरोहर भी है जो कि जिनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और बहुत सारे लोग शायद उसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, और उससे भी संजोने का काम जिला प्रशासन कर रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें बचाने की कोशिश है, कवायद जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जाए। महेंद्रगढ़ जिले का इतिहास कितना बड़ा है इसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि शहर से जो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, वो भी इस शहर से जुड़े हुए थे, और अब इस वक्त हम उनके महल में ही खड़े हुए हैं। और जिला प्रशासन की कोशिश है कि तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें संजोया जा सके, उन्हें दोबारा से खड़ा किया जा सके, क्योंकि वो जर्जर हो चुकी है। और इस महल को एक बार दोबारा से जो है बेहतर बनाने की कोशिश वो जिला प्रशासन की, और लगातार हमारे साथ सर हैं। सर, इतिहास बहुत बड़ा है इस जिले का, और जितना बड़ा इतिहास होता है उस अपने इतिहास को संजोने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होती है कि आगे जो अगली पीढ़ी है उन तक वो पहुंचाया जा सके। तो जो अभी महल का जो ये काम चल रहा है, बीरबल का महल है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार जानकारी चाहेंगे, और अब इसको जो बेहतर करने की जो कवायद है, कब तक जो अभी हालात हैं जो हमने देखे हैं, काफ़ी हद तक काम भी जो है यहाँ किया गया है। नारनौल में बीरबल का छत्ता एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है ना और आश्चर्यजनक जो है ना बिल्डिंग है, जिसके बारे में इतनी कहानियाँ प्रचलित हैं कि हर एक की ज़ुबान पे बीरबल का छत्ता वो चढ़ा हुआ है हर आदमी के। और ये एक आज हमने अंदर नीचे तक जो काम चल रहा है, हमारा PWD B&R डिपार्टमेंट जो है ना इसको संजो रहा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी जो है ना सहयोग से किस किस टाइप से हम इसका रख रखाव कर सकते हैं। लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपया जो है ना इसके ऊपर हम खर्च करके, और ये है कि इसके जो बेसिक बाहरी स्ट्रक्चर और अंदर का है उसको कंप्लीट शायद मार्च तक हम जो है ना कर पाएँ, ये हमारा प्रयास है, और टीम लगी हुई है। साथ ही मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, और जितनी हमने चीज़ें देखी, और आज इसके तहखाने में नीचे तक जाकर के ना जो हमने देखा है, इस बिल्डिंग का हमारे अपने मन में भी इतनी भारी श्रद्धा सी बन गई है कि उस समय की ऐसी बिल्डिंग हमारे ज़िला महेंद्रगढ़ में नारनौल में स्थित है। ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है, पहले इसको लिया जा रहा है, और जो लोग इसके बारे में कि किस तरह की स्ट्रक्चर है इसके अंदर लोग खो जाते हैं, ऐसा तो अभी कुछ देख कई तरह की अफवाहें सुनने को आती थी। हाँ, ऐसा नहीं, पर हाँ ये एक बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, और इसमें सब में रोशनी का हमने नीचे तक देखा तो रोशनी और हवा का बाकायदा बहुत बढ़िया सलीके से जो है ना इसके अंदर प्रबंध किया हुआ है। सुनिए, जो पूरा काम चल रहा है इसका कुछ अगर आप थोड़ा सा बता सकें हमारे दर्शकों को भी इस महल के बारे में, अभी जहां हम खड़े हैं ये इस एरिया को क्या कहते हैं, और आसपास जो ये रूम्स बने हैं इनका क्या इस्तेमाल होता होगा उस समय पे। खैर 400 साल पुरानी चीज़ें हैं, वह बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कुछ आइडेंटिफाई किया हो आप लोगों ने? जो हमने यहाँ का एक एरिया देखा है, इसमें कहीं ये ज़रूर महसूस होता है कि जब भी कभी राजा यहाँ बैठते थे वो यहाँ से दिशा निर्देश देते थे। ये बिल्डिंग अपने आप एक तरीके से कहती है कि हाँ जी, यहाँ से एक डायरेक्शंस जाती थी जो बहुत दूर तक लोगों को कन्वे होती थी कि महल से, बीरबल के छत्ते से ये आदेश हुए हैं, इसकी अनुपालना अनुकंपा होती थी। यहाँ इसको हम देख पा रहे हैं, ये एक फेज़ में चल रहा है काम।
जहाँ पहले इनके आराम का, इनकी नीचे, अगर मैं इसको बेसमेंट कहूँ, जो इसमें नीचे की तरफ हम गए थे अभी नीचे, वहाँ उसमें लाइट्स का, झरोकों का, पानी का अरेंजमेंट, सारा सिस्टम मैकेनिज़्म एक इस तरीके से किया हुआ था जिससे कहीं ना कहीं आज की जो इंजीनियरिंग है वो भी कुछ ना कुछ सीख रही है। अगर हम इसे अगर देखना चाहें कि हाँ ये सिस्टम क्या था, हमारे लिए एक चैलेंज है। जीरो संसाधन में बनी है सारी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आज की अगर हम देखें, हमारे पास फिर भी काफ़ी टेक्निक्स हैं, हमारे पास काफ़ी सिस्टम्स हैं। वहाँ उस समय इस तरीके के स्ट्रक्चर्स अगर क्रिएट हो रहे थे, जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं अगर इसको हम कहें, जिसमें हाथ की कारीगरी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी इसमें देखेंगे, किसी भी कॉर्नर में देखेंगे, आपको ये दिखाई देगा, ये अपने आप ही खुद बोल रही है बिल्डिंग कि मैं पुरानी ज़रूर हूँ पर मैं ख़त्म नहीं। हम टीम को भी खैर आपकी बधाई, जो आप लोग इसको पूरा संजोने का काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो अफसरनामा में फ़िलहाल इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।